हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 25 मिनट सीरीज़। बोर्ड्स के एग्ज़ाम हमारे बहुत पास है, इसलिए हम 25 मिनट सीरीज़ के अंदर अंडर 25 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के अंदर हम जितने भी मैथ्स के चैप्टर हैं उन्हें यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूले और एटलीस्ट 5 मिनिमम 5 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में हमारे बार बार आते हैं। आज है हमारा डे 3 और आज हम सॉल्व करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को। कल हमने सॉल्व किया था कौन सा चैप्टर? ट्रिग्नोमेट्री। तो आज है हमारा डे 3 जहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो इस चैप्टर में हम जाएं उससे पहले एग्जाम में हमें कम समय में ज़्यादा मार्क्स मिले, इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ की एजम्पशन लिखे हुए हैं। की एजम्पशन यानी कि आप ऐसे समझते हो कि कुछ ऑब्जर्वेशन है, हमें क्विकली फास्ट रिवीजन करना है। तो देखो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है, आई लेवल ऑफ ऑब्जर्वर इज यूजुअली 1.5 मीटर अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। इसका क्या मीनिंग है? हम जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर करते हैं, ऑलमोस्ट हमारे कितने क्वेश्चन है? 16 क्वेश्चन है और उसमें भी एक क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल का जो बुक से हटा दिया गया है, बट फिर भी एक क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री का। तो इन 16 क्वेश्चन में से कुछ ही क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जहां पर हमें क्या किया गया है, ऑब्जर्वर की हाइट को मेंशन किया हुआ है 1.5 मीटर या 1.2 मीटर इस तरीके से। राइट, हम क्या करते हैं जनरली जब भी हम ऑब्जर्वर से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन होता है, अगर ये हमारी आई है तो यहां से हम एंगल ऑफ एलिवेशन को डिसाइड करते हैं। राइट, तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने मेंशन किया कि 1.5 मीटर या 1.2 मीटर। इसका मतलब जब भी हमें क्वेश्चन में हाइट मेंशन की गई होती है तो अब जो हमारी हाइट होगी वो इस तरीके से, हम यहाँ पे 1.2 मीटर या 1.5 मीटर इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ से हमारा ट्रायंगल बनता है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरीके से बनता है और हमारे डायग्राम्स इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। वही यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राउंड इज अज्यूम टू बी लेवल। यस, ग्राउंड हमारा अज्यूम रहता है। ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है हमें। स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब देखो इसमें किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, जनरली ऑलमोस्ट सारी की सारी सिमिलर प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए हमें ये माइंड मैप की तरह हमें ये याद रहना चाहिए कि हमें इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो देखो स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ड्रॉ अ लेवल्ड डायग्राम। हमें एक नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करना है। फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी रहती है उसको पढ़ के हम फाइंड आउट करते हैं। फिर हमें करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करना है। मीनिंग, अगर हमारे पास यहाँ जो डायग्राम बना हुआ है, अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें जो भी साइड कैलकुलेट करनी है, जैसे हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करनी है या हमें परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है या हमें बेस कैलकुलेट करना है, यहाँ पर बेस ये होगा क्योंकि थीटा मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो इस तरीके से बेस और परपेंडिकुलर, या अगर थीटा इसको ले लें तो बेस हमारा ये हो जाएगा। तो तीनों में से कोई भी साइड हमें फाइंड आउट करनी है इस एंगल के अकॉर्डिंग या इस एंगल के अकॉर्डिंग, तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करेंगे, वो देन सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यूज। उसके बाद जितनी भी हमारी गिवन वैल्यूज हैं, यहाँ पे जो एंगल की वैल्यूज हैं और हमारी साइड्स की वैल्यूज हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। एंड में हम सॉल्व करने के बाद प्रॉपर यूनिट को आंसर में मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारे स्टेप्स रहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के। अब इस वीडियो में मैंने कुछ एक बहुत ही हार्ड, और जब भी अगर आपका बोर्ड के एग्जाम हार्ड बनेगा तो वो क्वेश्चन आता है, वो मैंने एंड स्लाइड में मैंने वो मेंशन किया हुआ है, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन हम उसको एंड स्लाइड में सॉल्व करेंगे। और उसके अलावा कुछ प्रो टिप और एग्जाम में किन चीज़ें, कॉमन मिस्टेक्स जितनी भी होती हैं हमारी, वो भी मैंने एंड में जाके मेंशन की हुई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से। एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं, मेनली हम हाइट एंड डिस्टेंस के साथ डील करते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। यस राइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, लाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वर आई टू द ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी बताया, जनरली हम क्या करते हैं, आंख से मेजर करते हैं। अगर हम देखो, अगर कोई भी बंदा ऐसे मान लो यहाँ पर एक बिल्डिंग है, इसके टॉप को देख रहा है, तो ये ऊपर को अपनी आंखों से आप ऊपर देख रहे हो इस तरीके से, है ना। तो जो ये इमेजिनरी लाइन बनती है इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और इस आइस के अगर हम हॉरिजॉन्टली एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो इसे बोलते हैं हम क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसी एंगल ऑफ एलिवेशन,
इस लाइन ऑफ साइट और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो हमारा एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे ही अगर मैं इस बिल्डिंग के फुट को देखूं यहाँ से, तो ये लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीच में बनने वाला एंगल, इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। बाकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑब्जर्वर, ये सारी चीजें बता दी हैं। उसके बाद इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम जो भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम रियल लाइफ के साथ डील कर रहे हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा इस तरीके से ड्रॉ होगा, है ना। अगर हम किसी टावर को देखें, बिल्डिंग को देखें, तो इस तरीके से हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। या हम किसी वर्टिकल पोल की बात कर लें, और इसमें जितने भी बिल्डिंग हैं इन सबको हम 90 डिग्री एज्यूम करते हैं, क्योंकि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, पोल्स हैं, ये सब सीधी ही रहती हैं। एंगल इज एट ऑब्जर्वर आई, यस, ऑब्जर्वर आई पे रहता है जब तक हम मेंशन ना कर दें। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं। और एक चीज का ध्यान देना है कि ज्यादातर क्वेश्चन में ना हम टेन थीटा का यूज होता है। ये हम इसको ध्यान में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। आप कॉसेक, सेक, कॉट, इस तरीके से उनके पीछे नहीं जाना है कि हमें क्या इनको भी यूज कर सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन हमारे इस तरीके से एनसीईआरटी के अंदर सेट किए हुए हैं कि वहां पर हम टेन थीटा, साइन थीटा, इनको यूज करके हम आसानी से आंसर निकाल पाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास क्या, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी पढ़े थे, और इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ी है, राइट। पीबीपी अपॉन एचएचबी, वही यहाँ पे अप्लाई होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे उसको देख लेंगे। और एक फिफ्थ पॉइंट है इसमें कि स्टैंडर्ड वैल्यूज का याद होना हमें जरूरी होता है। अगर एग्जाम में आपको अच्छी स्पीड चाहिए तो ज़्यादातर क्वेश्चन में यही सब यूज होते हैं कि थीटा की वैल्यू हमारी जब 30 डिग्री है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो साइन, कॉस और टेन की ये 6 वैल्यूज हमें याद हो जानी चाहिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर देखो एंगल ऑफ एलिवेशन को कितने अच्छे डायग्राम की मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो जैसे मान लो ये ए क्या है हमारा, ये टॉप ऑफ द टावर है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये कोई बंदा खड़ा है और ये बाइनोकुलर की मदद से इस टॉप को देख रहा है, ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो हमने देखो जनरली हम आई से लेते हैं, अभी हम यहाँ से लेते हैं कि लाइन ऑफ साइट, यहाँ से इमेजिनरी लाइन बन रही है ना हमारी, तो ये हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट। अब ये जो हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर की आई से, तो डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे है बट आप समझ गए कि ये बाइनोकुलर है। तो यहाँ से हमने एक लाइन ऐसे इसके सीध में बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करी, जमीन को हमने, इस अर्थ को हमने ऐसे फ्लैट मानते हुए इसको हमने सीधा बिल्कुल कंसीडर करते हुए हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, जिस लाइन को क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। सिंपल है ना। और एबव आई लेवल हो गया। और यहीं से अगर हम इस मीनार के फुट को देखते, तो अभी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और लाइन ऑफ साइट हमारी ये है, तो ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। वेरी सिंपल, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पढ़ने के लिए आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में लिखा गया है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब करता है 20 मीटर लॉन्ग रोप को, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जिसको टाइटली स्ट्रेच किया गया है, उसमें कोई भी स्लैक नहीं है, बीच में से वो बिल्कुल भी ढीली नहीं है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फिर उसे क्या किया गया है, वर्टिकल पोल्स के टॉप से उसे जोड़ दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मैंने अभी स्टार्टिंग में तरीका बताया, भाई ये हमारे पास जितनी भी कहानी लिखी हुई है ना, इस कहानी को पढ़ते हुए हमें एक अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ करना होता है। तो कह रहा है कि एक 20 मीटर लॉन्ग रोप थी जिसे टाइटली स्ट्रेच किया गया है और टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, यानी कि देखो इतना तो हमें पता है कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो हमने टॉप एक वर्टिकल पोल बना दिया। वर्टिकल पोल है यानी कि ये एंगल इसका क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का है, और सर्कल आर्टिस्ट 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है, जिसको क्या कर रखा है, एक एंड से जमीन में, एक एंड से इस तरीके से जमीन में टाइटली स्ट्रेच करके यहाँ पे बांध दिया गया है। अब और ये वर्टिकल पोल से इसकी डिस्टेंस यहाँ पे रहेगी, और रोप विद द ग्राउंड लेवल एंगल कितना बनता है, रोप का ग्राउंड लेवल के साथ एंगल बनता है 30 डिग्री का। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बन गया, और यहाँ पे ये रोप की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी है, 20 मीटर है। ये हमने बना ली, राइट। अब इसको हमने नाम दे दिया ए, बी पॉइंट और सी पॉइंट, राइट।
देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ रहे हैं ताकि बाकी के क्वेश्चन आप बहुत इजीली आप रिवाइज कर सको, फास्ट आपका रिवीजन हो जाए। तो ये इस तरीके से बन गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें इसकी हाइट पूछिए, जो ये वर्टिकल पोल है हमें इसकी हाइट बतानी है। अब वो बताएंगे कैसे, वही शॉर्ट ट्रिक हमारे यहाँ पे काम आएगी। हमने लिख दिया पी बी पी अपॉन एच एच बी। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरह के ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कॉर्नर में तुरंत ये शॉर्ट ट्रिक लिख लिया करो। फिर उसके ऊपर लिख देना हमें साइन कॉस टेन और यहाँ लिख देना है कॉसेक सेक एंड कॉट। जो मैंने ऊपर स्टेप्स बताए हैं कैसे सॉल्व करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यहाँ पे लें जिससे कि हमें यहाँ पर ये हाइट मिल जाए। यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि ये क्या परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ पे जो ये ट्रिक बताई गई है, यहाँ पर देखो कि परपेंडिकुलर हमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके मिल सकता है। क्लियरली पहला वाला ही पहले से ही मिल जा रहा है। जब हम साइन थीटा का यूज करेंगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारा, वही चाहिए हमें। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें 20 दे रखी है और एंगल साइन थीटा, ये थीटा एंगल दे रखा है ऑलरेडी 30 डिग्री। तो यहाँ से इजीली निकल जाएगा, राइट। देखो हम इनका यूज करके भी निकाल सकते हैं ना। जैसे अगर हम क्या करें, हाइपोटेनियस और बेस सेक थीटा का इस्तेमाल करें, फिर हमारा बेस आएगा। फिर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। या तो बेस आ जाएगा तो फिर हम इसका भी यूज कर सकते हैं। बट सिंपली इसको देख के हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे साइन थीटा अगर मैं अप्लाई करूं तो क्या होगा, साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना, ए बी, और हाइपोटेनियस ए सी। जो स्टेप ऊपर लिखे इनकी अब हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। साइन 30 स्टैंडर्ड वैल्यू ये याद रहनी चाहिए 1/2। ए बी हो जाएगा हमारे पास कितना, या तो आप इसको एच मान के करो या तो आप इसको एच मानो या तो आप ए बी मान के करो। तो फिलहाल मैं ए बी लिख लेता हूँ। ए बी अपॉन ए सी की जगह पे हमारा 20, बस फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया तो ये 20 इस साइड चला गया। तो हमारे पास वैल्यू आ गई ए बी इक्वल टू 20/2, दैट इज 10 मीटर। मीटर में दिया है, यस 10 मीटर। तो उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखेंगे ना, आंसर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 10 मीटर। और उसके बाद जो ये आंसर आए ना, इसको इस तरीके से बॉक्स में भी डाल देते हैं। देखो अब यहाँ पे हमने यूनिट को भी क्लियरली मेंशन किया है, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाया है। कॉर्नर पे हमने ये भी लिख लिया। तो सारे के सारे हमारी चेकलिस्ट कंप्लीट हो गई और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते रहेंगे और एंड में जाके हम सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर अच्छे से और भी सॉल्व किया हुआ है। अगर आपको इस तरीके से करना है, वही चीज़ है पूरी की पूरी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सेकेंड क्वेश्चन 9.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अ ट्री, क्वेश्चन में लिखा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड broken parts bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें इतना तो पता है कि अगर हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा राइट एंगल टू ट्रायंगल तो बनने वाला है। अब जो ये कंडीशन दे रही है, इस कंडीशन को समझते हुए हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। डायग्राम को क्या ड्रॉ करेंगे, हमने नेक्स्ट स्लाइड में वैसे बनाया हुआ है, फिर भी हम समझ लेते हैं। ठीक, इस तरीके से हमारे पास एक ट्री था। वो ट्री क्या होता है, स्ट्रॉम में टूट जाता है। मतलब ये यहाँ पर तक, इसको ऐसे मान के चलो, ऐसे करके ये पूरा ट्री था यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कहीं पर से इस तरीके से टूट जाता है, यहाँ से टूटा तो ये वाला हिस्सा धड़ाम से इसे जमीन में आके गिरा। ओके, अब ये जमीन में आके गिरा, फिर हमने इसको इस तरीके से मिला दिया। तो ये जो एंगल बनाता है, कह रहा है टॉप ऑफ द ट्री टू द फुट ऑफ द ट्री। ये टॉप ऑफ द ट्री जो जमीन में टच करता है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और जहाँ पे ये टच करता है, यहाँ से लेकर इसके फुट की बीच की जो डिस्टेंस आ जाती है वो 8 मीटर है। यानी हमें बेस भी गिवन है, बस हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इस पूरी की पूरी कहानी को पढ़ के हमें इसको ड्रॉ करना होता है और उसके बाद वही पीबीपी को अप्लाई करके हमसे क्या पूछा गया है, हाइट ऑफ द ट्री पूछी गई है ना। हाइट ऑफ द ट्री यानी कि इसको जब हम नाम दे देंगे तो ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड मिलकर क्या बना रहे हैं, पेड़ बना रहे हैं। तो कह रहा है कि हाइट ऑफ द ट्री बताओ,
यानी हमें केवल इसकी हाइट नहीं बतानी है, हमें ये भी फाइंड आउट करना है, फिर इन दोनों को ऐड कर देना है, ट्री की हाइट निकल जाएगी। देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे दिखा रखा है ना। ये ऐसे ट्री था हमारे पास, यहाँ से ब्रेक होके यहाँ जमीन में गिर गया। इसका देखो टॉप ऑफ द ट्री जमीन में गिरा हुआ है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये हमें कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेंशन किया कि हमारे पास कितनी है, 8 मीटर है, राइट। ये तो हमने एक इमेज को देखते हुए समझ लिया, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई हमें। और जो ये डायग्राम बन रखा है, फिर इसको हमें नीट एंड क्लीन पेंसिल से डायग्राम बनाना होता है। चलो इसी में मेंशन कर देते हैं, इसी पेड़ के ऊपर मेंशन कर देते हैं। कैसा, इसको हम नाम देते हैं, येलो से ड्रॉ कर लेते हैं। ये नाम दे लिया हमने क्या, ए, और जहाँ पे हमारा ये राइट एंगल्ड बन रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जितने भी वर्टिकल पोल हैं, बिल्डिंग है, टावर है, हम सबको 90 डिग्री में मानेंगे, क्योंकि वो हमेशा सीधे ही उनको हम सीधे ही हमेशा ज़मीन में लगा के रखते हैं। तो ये 90 डिग्री का हो गया, और ये इस पॉइंट को हमने बी मान लिया और इस पॉइंट को हमने सी मान लिया। ये 8 मीटर की डिस्टेंस हो गई हमारी, बस इतना ही है। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, ये और ये। कैसे करेंगे बताओ, वही कॉर्नर पे लिख दो P, कॉर्नर पे लिख दो P बी पी अपॉन एच एच बी। अब इसको जल्दी से देखते हुए बताओ, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट, राइट। अब बताओ अगर हमें ये निकालना हो, मुझे अगर AC साइड निकालनी है, मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बताओ। इससे निकल जाएगा ना, कॉस से, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, हमें बेस गिवन है, तो मैं कॉस 30 डिग्री करूंगा तो यहाँ से मुझे हाइपोटेनियस मिल जाएगा, राइट। और कैसे मिलेगा, और अगर मुझे हाइपोटेनियस मिल गया, फिर तो मैं साइन 30 भी लगा सकता हूँ ना, साइन 30 भी लगा सकता हूँ यहाँ से, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, या मैं टेन 30 लगा सकता हूँ। मैंने बोला था कि 10 को याद रखना है, बार बार यूज होता है, तो 10 30 लगा सकता हूँ, बेस है मेरे पास, परपेंडिकुलर मिल जाएगा। उसके बाद मैं AC साइड और BC साइड इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो ये पूरे के पूरे ट्री की हाइट मिल जाएगी। बस यही कॉन्सेप्ट है। देखो जल्दी से इसके सॉल्यूशन को अब देख लेते हैं। लेट BC बी द स्टैंडिंग पार्ट एंड AC बी द ब्रोकन पार्ट, वही जो चीज़ लिखी है अभी बताया, इन दोनों को ऐड कर देंगे। हमने बारी बारी से दोनों ट्रायंगल को देखा। पहले हमने क्या देखा, वही मैंने कहा ना, tan 30 और cos 30 को हमने अप्लाई करना है, वही फॉर्मूले हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए और उन वैल्यूज़ को पुट कर लिया। tan 30 की वैल्यू 1/√3, BC/8, यहाँ से हमारी BC साइड निकल गई, और यहाँ से ऐसे ही cos 30 को अप्लाई किया, √3/2, यहाँ से हमारी AC साइड निकल गई। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी जब इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना निकल के आ गया, 24/√3। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, कई बार क्या होता है कि हम आंसर इतना ही मेंशन करके आ जाते हैं, यहाँ पे हम आंसर लिख के आ जाते हैं एग्जाम में, बट ये करेक्ट आंसर नहीं होता है, क्योंकि एक मैथ्स का एक रूल है, जब भी डिनोमिनेटर में √3 आता है तो हमें रैशनलाइज हमेशा करना होता है। रैशनलाइज करने का मीनिंग, हमें डिनोमिनेटर से हमें रूट को हटाना है, और उसे हटाते कैसे हम, अगर यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू होती, जैसे मान लो √3 + 1 होता, तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होता, √3 - 1 से हम मल्टीप्लाई करते थे, ताकि ये स्क्वायर होके ये किसी तरीके से ये दोनों हमारे हट जाए। अब यहाँ पे केवल √3 है, तो मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट थ्री आपस में मल्टीप्लाई होके 3 बना देंगे, और ये 24 × √3 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना बच गया, 8√3 मीटर हमारे पास टोटल हाइट का आंसर निकल के आ गया। ओके, देखो हमें ना अंडर 25 हमें जल्दी जल्दी फास्ट रिवीजन करना है, इसलिए हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, जो जो पॉइंट हमारे मिस नहीं होने चाहिए एग्जाम से पहले, क्योंकि हमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इसलिए इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गई, जो मैंने पॉइंट फर्स्ट मेंशन किया था, देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, 1.5 मीटर एंड 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये वाले क्वेश्चन है हमारी बुक में ना, तो उसमें से एक क्वेश्चन नंबर 9.1 का, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया, यानी अब हमारा केवल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, अब हमारा ऐसा ट्रायंगल बनेगा जिसमें हमें 1.5 को भी क्लियरली मेंशन करना होगा। चलो ठीक है, इसको मेंशन करके दिखा देते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, 1 टॉल मीटर बॉय है एक, तो ये लो हमने 1.5 मीटर टॉल बॉय बना दिया, ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है। अब हमारी ऑब्जर्वर की आई यहाँ पर होगी। ओके, ये खड़ा है 30 मीटर दूर, डिस्टेंस फ्रॉम है नहीं 30 मीटर दूर नहीं,
30 मीटर टॉर बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे ये खड़ा है। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स इट, ये क्या करता है, एक 30 मीटर की बिल्डिंग है, इससे कुछ दूरी पर खड़ा है अभी, ठीक है, ये 30 मीटर की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब ये इसकी ओर चलना शुरू करता है तो इसका एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। चलो ठीक है, इसका बेस भी बना लिया हमने, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया, देखो अब ये जब यहाँ पे खड़ा था, अभी कह रहा है कि इधर को चलना शुरू करता है तो इसका एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री में इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से जब हम ऑफलाइन क्लासेस में इसको करते हैं तो स्टूडेंट्स को कई बार इसी में कन्फ्यूजन होता है ना, 30 मीटर जब भी तुम दूर से देखोगे तो एंगल हमारा कम बनेगा। अब वो ये बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू करता है तो कुछ देर के बाद ये एंगल कितने डिग्री का बन जाता है, ये बन जाता है, देखो थोड़ा देख लेना डायग्राम को, ये पेन टैप से थोड़ी डायग्राम बनाने में डिफिकल्टी होती है। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। ओके, अब ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। जब वो इसकी तरफ चलता है, हमसे पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, हमें ये वाली डिस्टेंस बतानी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी डिस्टेंस से चला है। तो मैं जल्दी से इसको नाम दे देता हूँ, ये है मेरे पास ए, बी, सी, डी, और ये पॉइंट हमारा ई, और ये पॉइंट हमारा एफ। ओके, अभी 1.5 मीटर टॉल बंदा था यहाँ पर से लेके यहाँ पर तक, तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये 1.5 मीटर है तो ये वाला हिस्सा भी हमारा कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। अब अपनी अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से पेंसिल से विद स्केल का यूज़ करते हुए अच्छे से बनाना। अब ये 1.5 मीटर है और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग 30 मीटर है, तो जब इसमें से हम 1.5 मीटर माइनस करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 30 में से 1.5 माइनस हुआ तो ये बच गया हमारे पास कितना, 28.5 मीटर, राइट। अब आप इसको बेस 1 बोल सकते हो EF को, या फिर आप इसको EF से भी दिखा सकते हो, या इसको आप बेस टू बोल सकते हो। ये पूरा का पूरा हमारा बेस 2 हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा हो जाएगा हमारा बेस 2 और ये हो जाएगा हमारा बेस 1, या तो आप EF बोल के ही काम चलाओ। ओके, तो हमारा ये पूरा का पूरा डायग्राम बन गया। मेन कहानी हमारी थी कि हमें इस कहानी को पढ़ के डायग्राम को ड्रॉ करना था, जो हमने कर लिया। अब देखो हमसे डिस्टेंस पूछी है ना, कौन सी डिस्टेंस पूछी है, D से लेकर E तक की डिस्टेंस पूछी है, वो कैसे मिल जाएगी हमें बताओ। अगर मैं C से लेकर B इस टोटल बेस में से माइनस कर दूं EF को, है ना, इस बड़ी वाली डिस्टेंस में से अगर मैं इस डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो मेरी ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगी। बस यही करना था हमें। और हमारे पास देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल AEF बन गया, एक हमारे पास ट्रायंगल ADF बन गया। बस एक दोनों में हम 1/1 ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो अप्लाई करके इसको फाइंड आउट कर लेंगे। वही चीज़ 28.5 मीटर है ना, 1.5 मीटर की हाइट को हमने माइनस कर दिया, फिर उसके बाद हमने पास वाले एंगल में 1060 डिग्री को अप्लाई कर दिया 28.5, इस तरीके से हमारा बेस 1 आ गया। बेस 1 यानी कि क्या, जो मैंने बोला था ना, या तो आप बेस 1 बोलो या तो आप इसकी जगह पे सिंपली आप EF भी लिख सकते हो। ऐसे ही 1030 डिग्री फिर दूसरे वाले ट्रायंगल में, देखो दूसरे वाला ट्रायंगल यानी कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल ADF इस वाले ट्रायंगल में। अब इस वाले ट्रायंगल में सेम 1030 डिग्री हमने अप्लाई किया 28.5 1 बेस 2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, BC भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ से वो निकल के आ गया हमारा कितना, 28.5 √3। अब देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है। अभी जब हम क्या करेंगे, बड़ी वाली डिस्टेंस जिसको मैंने क्या बोला था, DE डिस्टेंस, सॉल्व करते समय उसको मैंने x ले लिया था, तो DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस 2 माइनस बेस 1, यानी कि इस वाली डिस्टेंस में से इस वाली डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। तो ये हमने माइनस किया, तो देखो यहाँ पे इसके अपॉन में कुछ नहीं था, तो इसके अपॉन में हमने एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद 20.5 इंटू √3 हुआ, तो ये 28.5 इंटू 3 हो गया 28.5। अभी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इतनी, आप रफ कॉपी में इसको कैलकुलेशन को अच्छे से कर लेना। तो 28.5.3 इंटू अगर हम 3 करेंगे तो ये आएगा हमारा 28.5 इंटू 3, ये हमने किया 0.5 एंड समथिंग 85.5, ये हमारा आ गया। फिर इसमें से हमने माइनस करना है किसको, इसको 28.5 को, 075, हाँ तो 57
अपॉन √3, इस तरीके से निकल के आ गया। फिर वही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हमारा रूट में आंसर आए तो हमें क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। फिर हमने रैशनलाइज कर दिया और हमारा इस तरीके से आंसर आ गया। अगर एग्जाम में वो आपसे बोले इसकी वैल्यू गिवन हो क्वेश्चन में 1.71 समथिंग वैल्यू गिवन हो, तब आप मल्टीप्लाई करके कुछ और आंसर निकाल के आओगे, नहीं तो इतना आंसर भी हमारा सफिशिएंट होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। वैसे इस क्वेश्चन को आपको करना चाहिए, बट हम जल्दी से देख लेते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक ट्रांसमिशन टावर है, एक हमारे पास 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसके ऊपर लगा हुआ है एक हमारे पास टावर, ठीक, इसकी हाइट दे रखी है 20 मीटर, इसकी हाइट नहीं दे रखी है तो इसकी हाइट को हमने h मान लिया, यहाँ से यहाँ तक, है ना, इसकी हाइट को हमने यहाँ से यहाँ तक h मान लिया। और फिर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में किसी पॉइंट से डायग्राम ड्रॉ करना, यहाँ पे अगर हमारा इस तरीके से ग्राउंड है, इस ग्राउंड से जब हम ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखेंगे और यहाँ से जब हम बिल्डिंग के टॉप को देखेंगे, तो छोटा वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा भाई, छोटा बनेगा 45 डिग्री, और ये वाला एंगल हमारा क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। तो इस तरीके से हमारा कहानी बढ़ के डायग्राम बन गया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन गया। तो हमसे पूछा कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। सिंपल है ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ और उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से कर लेना, क्योंकि ज़्यादा टफ है नहीं और मैं जल्दी से बता दिया आपको कैसे करना है। देखो सबसे पहले हम 1045 डिग्री निकालेंगे, वही वही पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है स्टार्टिंग में कि 1045 डिग्री को निकाला, 1045 डिग्री निकाल तो ये 20 मीटर है, तो हमारा बेस भी कितना आ जाएगा भाई, 20 मीटर आ जाएगा। 1045 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बेस हमारा 20 मीटर आ गया। फिर उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल को देख लो भाई, ए बी डी ट्रायंगल को देख लो और यहाँ पे हमारा 1060 डिग्री अप्लाई कर लो। 1060 डिग्री अप्लाई करोगे तो परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ जाएगा, h+20 आ जाएगा, बस इतना ही है। और 1060 डिग्री की वैल्यू को अप्लाई कर लो, आंसर निकाल लो, यहाँ से h आ जाएगा। और यहाँ पे वो किया हुआ भी है, ठीक है, वही 1045 डिग्री को किया, 20 मीटर हमारा आंसर आ गया। फिर उसके बाद 1060 डिग्री को अप्लाई किया, सब वैल्यूज पुट कर दी, क्योंकि जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है उसको सब्सटीट्यूट किया, हाइट हमारी निकल जाएगी इस तरीके से। बट देखो जनरली मैं तो अपने स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि अगर हमसे कभी भी हाइट पूछी गई है तो ये आंसर हमारा एक्यूरेट नहीं हो सकता। हालांकि आपकी आंसर शीट में यही आंसर है, बट ये आंसर नहीं हो सकता ना, प्रैक्टिकल आंसर नहीं है। बुक के अकॉर्डिंग तो ये राइट आंसर है, प्रैक्टिकल आंसर नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं, कोई भी आपसे पूछे कि बिल्डिंग की हाइट बताओ, ट्रांसमिशन टावर की हाइट बताओ, तो आप उसको ऐसे आंसर तो नहीं दे सकते कि √3 - 1 है, आप डायरेक्ट उसे कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू बताओगे। तो चलो खैर, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को क्या है ना, इस क्वेश्चन को इसको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके ही बता देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स गलत करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक स्ट्रेट हाईवे है लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और इस टावर के ऊपर से एक ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करता है 30 डिग्री के एंगल में। फिर ये 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद ये क्या होती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है 60 डिग्री का, मतलब ये इसकी तरफ आ रही है कार। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, कह रहा है कि इस पॉइंट से अब ये बताओ कि ये इसको यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपली वो बोला है कि देखो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा था, ठीक, अगर ये ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा था तो इस तरीके से सबसे पहले तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी। अब यहाँ से उसने देखा कि एक जो कार आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, और एंगल कितने एंगल पे देखा उसने इसको, इसने उसको देखा 30 डिग्री के एंगल में देखा, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट का एक साथ यूज हो जाता है। ओके, तो ये 30 मीटर हो गया, राइट। अब थोड़ी देर के बाद 6 सेकेंड लेटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक जब वो चलती है ना, 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड लेटर वो यहाँ से जब यहाँ पर पहुँचती है, इस पॉइंट पे पहुँचती है, तो यहाँ से एंगल कितने डिग्री का बन जाता है अब, 60 डिग्री का एंगल, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है 60 डिग्री का, राइट। ये हो गया। हमसे पूछा है कि अब इस पॉइंट से
टावर है ना, हाँ, टावर के फुट तक पहुंचने में हमारा कितना टाइम लगेगा पूछा है। देखिए लेकिन चैप्टर का नाम स्टार्टिंग में क्या मेंशन किया था, हाइट एंड डिस्टेंस मेंशन किया हुआ था। तो हमसे यहाँ पर पूछी हुई है, टाइम पूछा हुआ है और यहाँ पर भी हमें टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये एंगल्स भी देखो, अगर ये 30 डिग्री का एंगल है ना, छोटी क्लास में अक्सर मैं ये बताता हूँ कि ये इसको हम क्या बोलते हैं, जेड एंगल बोलते हैं। आप इसको जेड एंगल से भी याद कर सकते हो, या आप बोलो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलो। ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। तो ये 30 डिग्री है, दो पैरेलल लाइंस, एक तीसरी लाइन उन्हें कट करती है इस तरीके से, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी मेरा बन गया 30 डिग्री। ये बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये भी बन गया 60 डिग्री बाय द सेम कॉन्सेप्ट। और ये मेरा क्या है, 6 सेकंड दिया हुआ है। चलो इसको नाम भी फटाफट से नाम भी दे देते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा खींच जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा है ना, ए बी सी, और इसको मैं नाम देता हूँ डी पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे पॉइंट बन गए। और इसको मैं लिख लेता हूँ कि मान लो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको लगता है कितना टाइम, एक्स सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड है, एक्स सेकेंड टाइम, और ये 6 सेकेंड टाइम लगता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी मान लेते हैं, चलो इसको भी एच मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया, ये रहा, अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो कार चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, हम सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड को मान लेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड है तो मैं उसे मान लेता हूँ स्मॉल एस। ठीक है, ये सेकंड नहीं है, स्मॉल एस हमने स्पीड को माना है। ठीक, अब हमें ये फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमारे पास टाइम दिया हुआ है तो मुझे सबसे पहले चाहिए डिस्टेंस। तो सी बी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, सी बी डिस्टेंस हो जाएगी, स्पीड यूनिफॉर्म है तो इसको स्मॉल एस लिख दिया, टाइम एक्स ज्यूम कर रखा है तो ये हमारा सी बी आ गया। ऐसी डीसी डिस्टेंस, स्पीड यूनिफॉर्म है तो एस हो गया, टाइम हमने कितना माना है, 6 सेकेंड, माना नहीं है हमें दिया हुआ है ना, तो ये हो गया हमारा 6s। तो हमें यहाँ से ये दोनों डीसी और सी बी डिस्टेंस हमें मिल गई। तो अब हम वन बाई वन क्या करेंगे, हम वन बाई वन इन ट्रायंगल को यहाँ पर देखेंगे। चलो ठीक है, इतना इतना हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, क्या मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि, यहाँ पे मैं लिख लूंगा देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल जिसमें बड़ा एंगल बन रहा है, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे मेरा आ गया 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस की जगह पे एक्स डॉट एस या एस डॉट एक्स हो गया। 1060 की जगह पे वही हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू √3 इक्वल टू यहाँ पर हमारा सेम एच अपॉन एक्स डॉट एस। तो यहाँ से मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ऐसे ही एक्स डॉट एस डॉट √3, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद कलर चेंज करके लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल, अब जो हमारा सेकेंड ट्रायंगल बच गया, इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में चले गए तो यहाँ पे हमारा 1030 डिग्री देखो, क्योंकि एंगल क्या है, बड़े वाले एंगल के लिए यहाँ पे 1030 डिग्री है, 1030 डिग्री इक्वल टू वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हमारा क्या है, डीबी है, और डीबी बेस यानी कि डीबी बेस हमारा किससे बनेगा, इस डीसी को और इस सीबी को हम सम करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सम कर दिया। तो ये हमारे पास कितना आ गया देखो, 6s प्लस एस एक्स, इतना आ गया। अब इन्हें बस हमें क्या करना है, इन्हें बस हमें सॉल्व कर देना, इनकी वैल्यूज को हमें सॉल्व कर देना। तो 1030 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1030 डिग्री इक्वल टू होता है हमारा 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन, यहाँ से मैं एस को कॉमन ले लूंगा तो ये बच जाएगा हमारे पास 6 प्लस एक्स, और वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया तो एच इक्वल टू आ जाएगा कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ या मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करता हूँ मैं, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। इस
1/√3 को ऐसे ही रहने दिया, इक्वल टू h की जगह पे फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने वैल्यू पुट कर दी x.s.√3 अपॉन, यहाँ पर क्या वैल्यू बच गई यहाँ पे s ब्रैकेट में 6 प्लस x। तो यहाँ से अब हमारा s से s कटे, यानी यूनिफॉर्म स्पीड हमारी कैंसिल हो गई। तो ये 1/√3 इक्वल टू √3x अपॉन 6 प्लस x। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 6 प्लस x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा √3x डॉट √3, यानी हमने अब मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया, ये हमारे पास 3x हो गया और इस साइड हमारा 6 प्लस x। इस x को मैंने यहाँ भेजा तो 3x माइनस 2 यानी कि x, इस 3x में से ये एक x माइनस हो गया तो मेरे पास 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू यहाँ से मेरे पास कितना निकल के आ गया 3, यानी कि हमें x की वैल्यू मिल गई 3 सेकेंड। फिर इसके बाद आप मेंशन करोगे देयरफॉर इस C पॉइंट से इस B पॉइंट में जाने में हमें टोटल सेकंड लगे कितने, 3 सेकंड लगे। ठीक है, तो इसमें ऐसा मत कर देना कि ये 6 को ये टाइम है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो ये टाइम को बेस बेस में नहीं ला सकते ना, बेस तो हमारा डिस्टेंस में होगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑलराइट, हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं सॉल्व। अब हमें यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स हमारी क्या क्या होती हैं भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को मिक्स नहीं कर देना है, हमें देखना है कि कौन सा एंगल कहाँ पर बन रहा है और किस तरीके से हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके उसको हम सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई लेवल वाले हाइट को भूलना नहीं है, 1.2 मीटर को भूलना नहीं है, मेंशन करेगा अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करना है, डायग्राम्स को नाम भी सही तरीके से देने हैं। और इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है भाई, अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, जब हम डायग्राम्स को नीटली और क्लीनली अच्छे तरीके से बनाएंगे, अच्छे मार्क्स वहाँ से आएंगे। आंसर को हमें स्टेप वाइज लिखना है, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में मेंशन कर रखा है, बता रखा है, और सारे के सारे आंसर्स को उसके आगे हमें यूनिट को प्रॉपरली मेंशन करना है। ठीक है, एंगल के साथ डिग्री लिखना है, यूनिट में हमें मीटर लिखना है जो भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आज था हमारा डे 3। अब कल हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।